मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों? आप सब अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप लोग अपने काम को ईमानदारी से करिएगा। बेटा, आप लोग जो हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क को पूरा कर लीजिए। आपको मालूम है कि कल परसों में आपका प्रोजेक्ट वर्क सबमिट होने वाला है, तो इसलिए आपको उसको कंप्लीट करके रखना है। बेटा, हम लोगों ने पिछले वर्क में यानी कि पिछले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके बारे में हमने बहुत सी बातें डिस्कस की थी। 2 वीडियो हमने आपको भेज दिए थे उसके, और हम ज्वालामुखी की बात कर रहे थे, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी ऐसा है जिसके मुंह से आग निकलती हो, और धरातल के अंदर से, जहाँ से जिस नली के द्वारा या जिस पाइप के द्वारा हम कहें कि हमारा लावा बाहर निकल करके आता है, उसको हम निकास नली कहते हैं। और हमारा जो ज्वालामुखी होता है, जिस छेद से हमारा लावा निकलकर बाहर आता है, उसको हम विवर कहते हैं। जब हमारा ज्वालामुखी शांत हो जाता है और जब उसमें कुछ भी निकलना बंद हो जाता है, तो उसका छेद बंद हो जाता है, ठीक है। और यदि कभी उसमें पानी बरसता है तो वो उसमें भर जाता है, जिसके कारण हम उसको क्रेटर झील कहते हैं। उसके मुंह को हम क्रेटर या विवर कहते हैं, और पानी भरने के कारण जो झील बनती है उसको हम क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। आप इस वीडियो में यानी कि आज के चैप्टर में, आज के क्लास में हम ज्वालामुखी, उसके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ा था। आज प्रकार पढ़ेंगे। ज्वालामुखी हमारे 3 तरह के होते हैं। क्लियर है? आपको दिख रहा है 3 तरह के ज्वालामुखी: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है वो हमेशा क्रियाशील रहता है, यानी कि वो हमेशा काम करता रहता है, ठीक है। उसमें से हमेशा गैस, धुआं, लावा, खनिज पदार्थ, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो धरातल के अंदर से निकल करके बाहर आती हैं। और आपके सक्रिय ज्वालामुखी के जो उदाहरण हैं वो है एटना और स्ट्रोम्बोली। ये दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और हमेशा इनसे आग, धुआं, लावा वगैरह निकलता रहता है। हमारा जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो हमारा भूमध्य सागर में स्थित है, और क्योंकि वो सक्रिय ज्वालामुखी है इसलिए वो हमेशा प्रकाशवान रहता है, ठीक है बच्चों। और उसके प्रकाशवान रहने के कारण उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब हमारा जो संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, वो हमारा दक्षिणी अमेरिका का कोटापैक्सी है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी हैं जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, जिनसे धूल, धुआं, राख, तरल पदार्थ, खनिज पदार्थ, ये सारी चीज़ें धरातल से बाहर आती हैं और उनमें प्रकाश होता है। अब एटना और स्ट्रोम्बोली मैंने आपको बताए। स्ट्रोम्बोली को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रोम्बोली है वो भूमध्य सागर में स्थित है, और हमेशा क्योंकि वो सक्रिय इसलिए उससे प्रकाश निकलता रहता है। प्रकाशवान रहने के कारण उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और सबसे ऊंचा कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का कोटापैक्सी, ठीक। अब इसके बाद हमारा आता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी बच्चों इस तरीके के ज्वालामुखी होते हैं कि उनसे धुआं, धूल, ये सारी चीज़ें बाहर आ चुकी होती हैं। सुषुप्त मतलब कि सोई हुई अवस्था में, मतलब कि ना तो वो शांत है ना बहुत सक्रिय, ठीक है। जब ज्वालामुखी फट चुका होता है और फटने के बाद वो शांत होता है, तब
उसको हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, लेकिन उसमें एक आशंका होती है कि वो कभी भी दोबारा फट सकता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी तो हमेशा काम करता है, लेकिन हमारा जो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है वो विस्फोट हो जाने के बाद कम हो जाता है, शांत होने लगता है, और लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उसमें कभी भी दोबारा फिर से उद्गार या विस्फोट हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। हमारा जो जापान का ज्वालामुखी है जिसका नाम फ्यूजियामा है, और इटली का जो हमारा ज्वालामुखी है जिसका नाम विशुवियस है, ये सारे हमारे सुषुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी किस तरीके के दिखते हैं। इसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी। अब इसके बाद शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जिसमें सारे उद्गार हो चुके होते हैं और अब उद्गार नहीं होना होता है, यानी कि उद्गार खत्म हो गया है, उसमें उद्गार यानी कि विस्फोट होने की कोई संभावना भी नहीं होती है। ठीक है, अब ज्वालामुखी जिस मुंह से सारी चीज़ें बाहर आई थी, धूल धुआं लावा वगैरह, वो मुंह बंद हो चुका होता है इस ज्वालामुखी का। शांत ज्वालामुखी का वो मुंह क्या हो चुका होता है, बंद हो चुका होता है, और इसका जो मुंह होता है वो क्रेटर बन जाता है। उसको हम क्रेटर कहते हैं, मैंने पहले बताया था, या विवर कहते हैं। और जब कभी इसमें बारिश होती है और इसके कारण पानी इसमें भर जाता है, तो पानी भरने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। क्योंकि काफ़ी बड़ा मुंह होता है और झील की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो इसके एग्जाम्पल हैं, क्रेटर झील के जो एग्जाम्पल हैं, वो हमारा म्यांमार का पोपा है और संयुक्त राज्य अमेरिका का ओरेगन है। ठीक, अब ये हमारे क्रेटर झील के मुख्य उदाहरण हैं। अब आपको मालूम है विश्व में और भी कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आपको इनके नाम और इनके जो है जगह आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे एटना और विशुवियस हमारा इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, बैरन भारत, ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, फिर क्राकोटाओ इंडोनेशिया, ये सारे हैं। ये आपको मैचिंग में या फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ज्वालामुखी से होने वाले लाभ और हानियों को देखते हैं कि हमको ज्वालामुखी से क्या लाभ और क्या हानि प्राप्त होती है। तो ज्वालामुखी से सबसे पहला लाभ तो हमको यही होता है बेटा कि ज्वालामुखी से जो मिट्टी बनती है वो काले रंग की होती है, जिसको कि हम काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी जो हमारी होती है वो गन्ना और कपास की फसलों को पैदा करने के लिए बहुत उत्तम क्वालिटी की मानी जाती है, यानी कि बहुत अच्छी पैदावार उसमें हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा ज्वालामुखी से क्या होता है, बहुमूल्य रत्न मिलते हैं, जैसे लौह खनिज वगैरह। जब वो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा होता है तो अंदर से ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी जो क्षेत्र होता है जहाँ पर विस्फोट होता है, वहाँ पर गर्म जल के स्रोत निकल आते हैं। आपको मालूम है पानी हमें ज़मीन के अंदर से ही प्राप्त होता है, तो विस्फोट के कारण कहीं कहीं पर जब चट्टान चटक जाती है तो वहाँ से गर्म जल के स्रोत पानी के हमको प्राप्त होते हैं। इनमें गंधक घुला होता है, और ये हमारे चर्म रोग यानी कि हमारी चमड़ी, आपकी जो खाल है, शरीर की चमड़ी है, इसमें अगर कोई रोग है तो ये जल आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है, तो ये चर्म रोग को दूर करने में बहुत सहायक होता है। इसके अलावा अधिक तापमान वाली भाप को हम अगर संचित कर लें यानी सुरक्षित कर लें, तो उससे हम भूतापीय बिजली का भी निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भूतापीय बिजली का निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम क्रेटर झील के बनने से वो जो जगह है जहाँ पर ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसके कारण क्रेटर झील का निर्माण हुआ है, वो जगह हम पर्यटक स्थल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसको हम पर्यटक स्थल बना सकते हैं। और उसके अलावा झील का जो पानी है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में बेटा अब हम हानि जानते हैं।
हानियाँ हमको क्या क्या होती हैं? सबसे पहली हानि तो यही होती है कि जो भी धरातल के अंदर से निकल कर बाहर आता है वो इतना गर्म होता है कि उसके सामने आने वाली हर चीज़, जो भी है, वनस्पति है, जीव जंतु है, मानव है, कोई भी है, वो क्या होती है, उसके नीचे दब जाती है और जल करके समाप्त हो जाती है। इसी तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनमें कभी कभी भूकंप भी आने की संभावना होती है। फिर लावा जो निकलता है ज़मीन में से, वो जब बह करके कई किलोमीटर दूर तक जाता है, तो उन जगहों पर कहीं खेत होते हैं, कहीं मकान होते हैं, कहीं कुछ और होता है, तो वो सारी चीज़ें जो भी आसपास हमारे होती हैं ज्वालामुखी के क्षेत्र के अंदर, वो नष्ट हो जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। अगला क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो समुद्र का पानी होता है वो उबलने लगता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, समुद्र में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, जैसे मछलियां हैं, कछुए हैं, ये सब क्या होते हैं, मरने लगते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? ज्वालामुखी के समय में जब धूल, धुआं, गैसें, ये सब चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं, तो बहुत सारी गैसें ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत जहरीली होती हैं, जिनके कारण हमारे पर्यावरण और वातावरण दोनों को नुकसान होता है, और वो हमें बहुत हानि पहुंचाती हैं। तो इस तरीके की गैसें भी निकलती हैं जिनकी वजह से वातावरण कैसा होता है, प्रदूषित होता है। क्लियर है बच्चों? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ज्वालामुखी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भूकंप। हमने आपको बताया था कि आकस्मिक बल के कारण ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो हम ज्वालामुखी को पढ़ चुके हैं, अब हम भूकंप की बात करेंगे। बच्चों, जब पृथ्वी की सतह पर अचानक से कंपन होने लगता है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें हिलने लगती हैं, हमको ऐसा लगने लगता है कि पृथ्वी हिल रही है, तब हम उस कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। हमने पीछे स्थलीय प्लेटों के बारे में पढ़ा था। जब ये प्लेटें चलती हैं और इनकी गति के कारण हमारे भूकंप आते हैं। ठीक है। ये भूकंप जो होते हैं वो बहुत धीरे भी आ सकते हैं और बहुत तेज भी आ सकते हैं। आप लोग छोटे होंगे थोड़े से, जब गोरखपुर में भूकंप आया था, ठीक है, 2015 में, सब अस्त व्यस्त हो गया था, सब लोग एकदम घबरा गए थे, जो जहाँ था वहीं खड़ा हो गया था, चिड़िया, पक्षी, कौवा, ये सब भी डर के बैठ गए थे एक जगह पर। तो हालांकि वो भूकंप ऐसा नहीं था कि उससे कुछ बहुत बड़ा विनाश हो पाता, लेकिन डर तो था। ठीक है ना बच्चों? तो भूकंप ऐसा भी हो सकता है जिससे कि किसी को नुकसान ना हो, यानी उसकी गति बहुत कम हो और तीव्रता कम हो, कंपन कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें बहुत भारी विनाश हो जाए और कंपन और तीव्रता उसकी बहुत अधिक हो। अब जो हमारी प्लेटें हैं उनमें गति के कारण पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होती है। हलचल उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी की जो भूकंपीय तरंगें, यानी जो कंपन है, वो उत्पन्न होने शुरू होते हैं। ठीक है। जब कंपन उत्पन्न हुए तो क्या होगा? पृथ्वी के अंदर से, अंदर कंपन शुरू हुए तो पृथ्वी के अंदर से क्या होता है, वो कंपन होना शुरू होता है और पृथ्वी के बाहर तक आता है। ठीक है। आंतरिक और बाहर संरचना हमने पढ़ी है ना, तो ये कंपन पृथ्वी के अंदर से शुरू होता है और पृथ्वी के स्थल तक आता है, यानी धरातल तक आता है। तो जहाँ से पृथ्वी के अंदर कंपन शुरू होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? भूकंप उद्गम केंद्र, यानी कि उस जगह से भूकंप का उदय हुआ है। उद्गम मतलब उदय, यानी उसकी शुरुआत हुई है। तो पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप या कंपन उत्पन्न होता है उसको हम भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ये पृथ्वी के अंदर की बात हो गई, यानी कि याद रखिएगा, भूकंप उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, और वही तरंगे या कंपन जब वहां से चलते हुए पृथ्वी तक आता है, जब पृथ्वी के जिस स्थल पर सबसे पहले पहुंचता है उस जगह को हम अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि वहां पर भूकंप सबसे पहले पहुंचा है। ठीक है, वो अधिकेंद्र होता है, और उस जगह से भूकंप धीरे धीरे दूसरी जगहों में फैलता है, यानी तरंगे दूसरी जगहों में आगे को बढ़ती हैं।
क्लियर है? तो बच्चों, जिस जगह पर भूकंप अधिकेंद्र होता है वहाँ पर भूकंप सबसे तेज आता है और धीरे धीरे जैसे जैसे तरंगे आगे को बढ़ती चली जाती हैं तो उनके कंपन में या उनकी तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आपने कभी पानी में पत्थर को फेंक के देखा है? नहीं देखा है तो आज फेंक करके देखिएगा, ठीक है? जब हम कभी पानी में ऐसे करके पत्थर को फेंकते हैं तो क्या होता है, जिस जगह पर पत्थर गिरता है वो भूकंप का अधिकेंद्र हो गया। क्लियर है? यानी कि उस जगह पर सबसे पहले भूकंप हमारा आया है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे तरंगे वहां से आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं तो उन तरंगों की जो तीव्रता होती है वो आप खुद देखिएगा धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी तरीके से भूकंप की तरंगों की तीव्रता आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कम हो जाती है। अधिकेंद्र पर सबसे अधिक होती है, यानी कि विनाश की संभावना अधिकेंद्र पर सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे कि जो 2015 में अर्थक्वेक आया था उसका अधिकेंद्र नेपाल में था, ठीक है? हम नेपाल से दूरी पर हैं इसलिए यहाँ तक वो तरंगे आते आते हमें महसूस तो हुई लेकिन उन्होंने कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं किया, जबकि नेपाल में कई जगह पर नुकसान हुआ था। वहाँ स्वाभाविक था क्योंकि वहाँ उसकी तीव्रता बहुत अधिक थी, हमारे यहाँ से अधिक थी, ठीक है बच्चों? तो ये हुई अधिकेंद्र और तरंगों की बातें यानी कंपन की बातें। अब हम ये अगली बात करते हैं कि जैसे हमारे धरातल पर भूकंप आया, ठीक है? पृथ्वी के अंदर से कंपन हुआ, तरंगे उठी और धरातल तक आई। तो धरातल तक ना पहुंच के यदि वो तरंगे समुद्र की तलहटी में तक पहुंचती है, यानी कि भूकंप का अधिकेंद्र अगर समुद्र की तलहटी पर होता है तो क्या होता है, समुद्र का जो जल होता है वो बहुत ऊंची ऊंची लहरों में बदल जाता है, यानी कि उस पानी में बहुत हलचल उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? जब उस पानी में हलचल उत्पन्न होगी तो सीधी सी बात है कि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे उठेंगी और ये तरंगे अपने रूप को बहुत विशाल कर लेंगी और बहुत विकराल भी कर लेंगी। विकराल मतलब भयानक, ठीक है? और बहुत विनाश भी करेंगी। ऐसे जब तरंगे उठती हैं समुद्र के अंदर भूकंप के कारण, ठीक है? वैसे तो लहरें पानी में चलती ही हैं लेकिन जब कभी भूकंप के कारण ये तरंगे या लहरें बहुत ऊंची उठती हैं तो इनको हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। क्या कहते हैं बच्चों? सुनामी कहते हैं और ये विनाशकारी होती हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट बात ये है कि हमारे जो भूकंप हैं वो सबसे अधिक प्रशांत महासागर में आते हैं। कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में। और जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ ज्वालामुखी की संभावना अधिक होती है, यानी कि लगभग एक ही बेल्ट है जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी दोनों आते हैं, ठीक है? अब दूसरा जो हमारा क्षेत्र है वो भूमध्य सागर से लेकर के हिमालय के बीच का है। हम हिमालय की रेंज में हैं, हिमालय के बहुत पास हैं, इसलिए हम भूकंप पेटी के पास हैं। क्लियर है? इस जो भूकंप की ये जो भूमध्य सागर और हिमालय वाली पेटी है इसको हम अंतः महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। जैसे हमने ज्वालामुखी के लाभ और हानि पढ़े थे इसके भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर भूकंप आ जाए तो आप बचाव के लिए क्या करेंगे, ठीक है? देखते हैं। आपको मालूम है भूकंप हम आप नहीं ला सकते, ये एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्रकृति द्वारा लाई गई आपदा। आपदा मतलब मुसीबत, ठीक है? परेशानी। आपदा मतलब मुसीबत या परेशानी। तो हमारा जो भूकंप है वो क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है जो अति तीव्र गति से आती है, जिसमें कि हमको कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिल पाता है और हम कभी कभी जान भी नहीं पाते हैं कि कब भूकंप आया और कब क्या हो गया। और इसमें बहुत जनधन की हानि होती है। जन मतलब लोग और धन मतलब पैसा, ठीक है? अधिकतर बड़े बड़े जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, वो गिर जाते हैं और उनमें जो लोग उस समय होते हैं वो भी दब करके मर जाते हैं, ठीक है? अब अगर आप इस परिस्थिति में हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं ये आप खुद भी समझिए
और आपके जितने भी मिलने वाले आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, आपके बड़े लोग हैं उनको भी समझाइएगा। बच्चों, ये अच्छी चीज़ है और इसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं और अगर बाहर खुला हुआ स्थान है तो किसी भी मकान, दुकान या किसी भी भवन के पास न खड़े होकर के आप जल्दी से खुले जगह पर पहुंच जाइए। अब आप कहेंगे कि हम खुली जगह पर क्यों पहुंच जाएं भाई? तो खुली जगह पर आप इसलिए पहुंच जाइए कि अगर आप भवन के अंदर होंगे तो वो भवन की जो बिल्डिंग है वो आपके ऊपर गिर सकती है। यदि आप खुले स्थान पर होंगे तो आपके ऊपर किसी भी चीज़ के गिरने की संभावना नहीं है, सिवाय इसके कि अगर धरती फट जाए उस जगह पर, जिस जगह पर आप खड़े, तो आप उसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसी कोई संभावना ना आए, हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भवन के अंदर से निकल करके बाहर खुले सुरक्षित स्थान पर आ जाएंगे। अगली बात है कि अगर आप किसी नगर या कस्बे में हैं जहां आपके पास खुला स्थान नहीं है तो आप किसी सख्त या मजबूत ठोस चीज़ के नीचे छुप जाएं। आप खिड़की है, अलमारी है या कोई भारी वजन की वस्तु है, इसके अगल बगल आपको नहीं छिपना है। इन चीज़ों से आपको दूर हट के रहना है। ठीक है, अगर आपकी मकान जो है आपका बहुमंजिलीय है, यानी कि आजकल के जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, अगर उस तरीके की है तो बाहर निकल जाइए और अपने सिर को किसी भी चीज़ से ढक लीजिए, क्योंकि अगर आपका सिर सुरक्षित है तो फिर भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक, यदि आपके पास हेलमेट है तो आप अपने सिर को हेलमेट में ढक लीजिए। बिजली है, बिजली के तार हैं, खंबे हैं, पेड़ हैं, इन सब से आपको दूरी बना करके रखनी है। भूकंप से जो लाभ है बच्चों, उनमें सबसे अच्छा जो है वो ये है, अच्छी बात, कि भूकंप की वजह से हमको बहुमूल्य खनिज पदार्थ मिलते हैं जिनको कि हम पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाल सकते हैं। उसके अतिरिक्त समुद्री भाग में जब भूकंप आने से कोई तटीय भाग नीचे को धंस जाता है तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि गहरी खाई का निर्माण होता है, जिससे हमारे जो पानी के जहाज हैं वो आसानी से तट तक आ सकते हैं और उसकी वजह से हमको व्यापार करने में बहुत सुविधा मिलती है। हानि सबसे बड़ी यही है कि समुद्र में अगर समुद्री लहरें उठती हैं, मीन्स की सुनामी आती है, तो उससे बड़ी मात्रा में हमको जनधन की हानि होती है। फिर जो हमारे भूकंप के क्षेत्र हैं उनमें जो भी रहने वाले मकान हैं, लोग हैं, भवन हैं, कारखाने हैं, ये सारी चीज़ों को वो नष्ट कर देता है, इसका भी हमको नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त हमारी रेल की पटरियाँ हैं, पुल हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बिजली के खंभे हैं, इनको भारी मात्रा में नुकसान प्राप्त होता है। ठीक है, और भूकंप के जो क्षेत्र हैं उनमें कभी कभी भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन मीन्स किसी भी पृथ्वी के या चट्टान के बहुत बड़े भाग का टूटना और टूट करके नीचे को गिर जाना। भू मतलब पृथ्वी, स्खलन मतलब खिसकना। ठीक है, अब अगर कोई टुकड़ा खिसक करके नीचे की तरफ को आया और मान लीजिए कि वो नीचे सड़क की तरफ को बढ़ा, सड़क में जो भी लोग होंगे उनको दब के मरने का खतरा है, या वो किसी के घर पर जाकर के गिरा तो वो घर में जितने लोग हैं उनके मरने का खतरा है। इस तरीके से भूस्खलन होने से भी बहुत हमको जनधन की हानि होती है। तो ये भूकंप के लाभ और हानि थे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस वीडियो को देखेंगे सभी लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो मैंने आपको भेज दिया, आपने उसको देखा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लिए, ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग सारे ही इस चैप्टर के वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा। मैं किसी भी दिन गूगल मीट में आप लोगों का ओरल या रिटन टेस्ट ले सकती हूँ। मैं पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, सिर्फ लिंक भेजूंगी और तुरंत आपको बोलूँगी कि अब आप प्रिपरेशन कीजिए। मैंने जितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं उन सभी चैप्टरों का आपको लर्न करना है, अच्छी तरीके से उनको सीखना है और समझना है। यदि आपको कोई समस्या है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक बार नहीं कई बार पूछिए, मैं बताने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से वीडियो को समझ लीजिए और अपने पाठ को ठीक तरीके से याद कीजिए। इसके साथ ही बच्चों आपका जो चैप्टर है आप उसको भी रीडिंग करिए खुद से। देखिए, वैसे तो मैं क्लास में हर बच्चे से रीडिंग कराती थी, लेकिन इस समय ये संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं आपको रीडिंग कराऊं। तो आप चैप्टर को रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने से आपके रीडिंग की हैबिट बढ़ेगी और आपके पढ़ने या बोलने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।